एपिसोड 53। जिया उस खून से सनी फ्रॉक और कटी उंगली को देखकर पैनिक करने लगती है। तभी जीवन, जो बस एक बार जिया को उसके रूम में देखने आया था, जैसे ही वो जिया को ऐसे पैनिक होते देखता है, झट से उसके पास जाकर उसे अपने गले से लगाकर उसकी पीठ को रब करने लगता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, बाबी डॉल व्हाट हैपेंड, प्लीज डोंट पैनिक बाबी डॉल, टेक ए डीप ब्रेथ। जिया को इस वक्त सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। वो पैनिक होते हुए जीवन से कहती है, त्रिशूल, उसने वो बच्ची जीवन त्रिशूल ने उस मरी हुई बच्ची। इससे आगे जिया की सांसें और भारी हो जाती है, जिसके कारण वो कुछ बोल नहीं पाती। जीवन ये देखकर झट से अपने होठ जिया के होठ पर रख देता है और उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लग जाता है। ये महसूस कर जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर जीवन अपनी आंखें खुली कर ही जिया और किस करने लगता है और वो अपनी नजरें जब बेड की ओर करता है तो उसे वही खून से सनी फ्रॉक दिखाई देती है। एक पल के लिए तो जीवन की भी सांसें थम सी गई थी उस फ्रॉक को देखकर। फिर जीवन जिया को किस करते हुए शांत करवाता है और थोड़ी देर बाद उससे अलग होता है तो देखता है कि जिया अब काफी हद तक शांत हो चुकी थी। जीवन ये देखकर जल्दी से जिया को अपने गले लगा लेता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद जीवन को अपने सीने पर जिया की गर्म सांसें महसूस होती है। ये देखकर वो जिया को थोड़ा सा खुद से अलग करता है तो देखता है कि जिया सो चुकी है। जीवन जिया को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और फिर उसके माथे पर एक लाइट किस करता है और उसके बाद वो जिया के क्लोजेट से उसके लिए कंफर्ट क्लोथ्स निकालता है और उसके कपड़ों को चेंज कर देता है। उसके बाद जीवन उस खून से सनी फ्रॉक को वापस बॉक्स में डालता है और उस बॉक्स को साइड में रखकर जिया के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है और एसी के टेम्परेचर को सही करके लाइट्स को ऑफ करके उसके रूम से वो बॉक्स लेकर एकांश के स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। जीवन स्टडी रूम में जाकर एकांश को सब कुछ बता देता है और अब वो दोनों बॉक्स में देखने लगते हैं। अब जाकर जीवन को भी उसमें कटी हुई उंगली नजर आती है। उसे देखकर एकांश, ये तो किसी छोटी बच्ची की उंगली है। जीवन जिया पैनिक होते हुए बस इतना ही कहा था कि त्रिशूल ने उस मरी हुई बच्ची। एकांश, शायद जिया की आंखों के सामने कुछ तो ऐसा हुआ था उस बच्ची के साथ, इसलिए वो इन्हें देखकर पैनिक करने लगी। जीवन, हमें जल्द से जल्द इस त्रिशूल और वेदांत का किस्सा खत्म करना पड़ेगा। एकांश, तुम सही कह रहे हो जीवन, अब हम ज्यादा वक्त नहीं ले सकते। इससे पहले वो दोनों जिया और चांद तक पहुंचे, हम उन तक पहुंचना होगा और उन्हें खत्म करना होगा। बस एक बार अविनाश के फोन में नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद उनकी लाइव लोकेशन का पता चल जाएगा। तब तक इन दोनों की कुंडली निकालते हैं। कहते हुए वो दोनों ही लैपटॉप पर कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करने लग जाते हैं। इधर अविनाश के रूम में आराध्या अविनाश के सीने पर अपना छोटा सा सिर रखकर उसके चेहरे को देखे जा रही थी और साथ में उससे कुछ कुछ पूछे जा रही थी। अविनाश इस वक्त शर्टलेस ही था, जिससे अविनाश आराध्या के हिलते होती को डायरेक्ट अपने सीने पर महसूस कर रहा था। आराध्या, अभी वैसे एक बात पूछूं? अविनाश अपनी आंखें बंद करके ही कहता है, पूछो, अगर मैं मना करूंगा तो कौन सा तुम पूछोगी नहीं? आराध्या ये सुनकर कहती है, मैंने डॉक्टर को कहते हुए सुना था कि आप पर जिस चाकू से हमला हुआ था उस पर जहर लगा हुआ था, लेकिन आप पर जहर का असर नहीं हुआ, ऐसा क्यों? अविनाश, क्यूटी, एक तो तुम सुनती बहुत हो और तुम क्या कहती थी कि मुझ पर जहर का असर हो जाना चाहिए। आराध्या, नहीं, अभी मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला, पर और मेरे कानों ने अपने आप वो बात सुन ली, अब मैं अपने कानों को तो हटाकर साइड में नहीं रख सकती ना। अविनाश ये सुनकर अपनी आंखें खोलकर आराध्या को देखने लगता है, फिर सीलिंग की ओर देखकर आराध्या से कहता है, जब मैं 6 साल का था उस वक्त हमारे घर में एक मेड काम करती थी, लेकिन वो मेड थी ही नहीं, असल में वो मेरे पापा के बिजनेस राइवल की साथी थी। उसने दुश्मनी के चलते हमारे घर में आई थी और वो रोज मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे खिलाती थी, जिसकी वजह से मैं मरते मरते बचा था। जब पापा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उस मेड को पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन जाने से पहले वो मेरे पापा से कहकर गई थी कि इसे मुझसे तो बचा लिया, लेकिन जो जहर मैंने उसे हर रोज थोड़ा थोड़ा दिया है उससे कैसे बचा पाओगे, किसी दिन तो ये उस जहर के असर से मर ही जाएगा। फिर पापा ने अपने एक फ्रेंड, जो फार्माकोलॉजिस्ट, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द इफेक्ट्स ऑन पॉइजन एंड ड्रग्स ऑन द बॉडी एंड सजेस्ट अ सॉल्यूशन थे, उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने पापा से कहा कि मेरी बॉडी से जहर का असर तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे रोज थोड़ी थोड़ी जहर की डोज देकर जहर के असर को कंट्रोल करने में मेरी बॉडी में जहर के असर को कम कर सकते हैं। और उस दिन के बाद पापा ने मुझे थोड़ी थोड़ी जहर की डोज देना शुरू कर दिया था। पहले मैं बहुत बीमार रहने लगा था, मगर वक्त के साथ साथ मुझे इन सब की आदत हो गई थी और फिर मेरी बॉडी पर किसी भी जहर का असर होना बंद हो गया था। ये मैंने खुद चेक किया था, एक अलग तरह के जहर के इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके। और जब मैं 24 का हुआ था तो मैंने वो डोज लेनी बंद कर दी थी, क्योंकि तब से मेरी बॉडी पर किसी भी जहर का असर नहीं होता था। आराध्या ये सब सुनकर रोनी से सूरत बनाकर कहती है, इसका मतलब अपने अपनी बॉडी में बहुत सारा जहर इकट्ठा कर रखा है, अगर मैं आपको किस करूंगी तो वो जहर मेरी बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाएगा क्या? अविनाश ये सुनकर आराध्या को घूरने लगता है और बोलता है, नहीं, अब मेरी बॉडी में कोई जहर इकट्ठा नहीं है, बस बात यह है कि मेरी बॉडी अब किसी भी जहर से इफेक्ट नहीं होती और तुम्हारे किस करने से जहर नहीं ट्रांसफर होगा तुम में। आराध्या ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा फिर ठीक है, तो मैं आपको चाहे कितनी मर्जी बार किस कर सकती हूँ।
अविनाश ये सुनकर एक तिरछी स्माइल करता है और आराध्या के होठ को देखकर कहता है, वैसे क्यूटी तुम्हारी सुबह वाली पनिशमेंट बाकी है, जब तुमने मुझे अंकल कहा था, और अभी तो तुम्हें त्रिशूल के साथ डांस करने की भी पनिशमेंट देनी है। आराध्या जैसे ही ये सुनती है वो अविनाश से थोड़ा दूर होकर उसकी तरफ पीट करके लेट जाती है और कहती है, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, आप कल मुझे पनिशमेंट दे देना। अविनाश ये देखकर और सुनकर बेड पर थोड़ा खिसकता है और आराध्या की ओर जाकर पीछे से उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमा लेता है, जिससे आराध्या का फेस अविनाश की तरफ हो गया था, और फिर आराध्या के चेहरे को देखकर कहता है, क्यूटी शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो मैं तो तुम्हें अभी पनिशमेंट दूंगा। कहते हुए अविनाश आराध्या के होठ पर अपने होठ रख देता है और बहुत ही इंटेंस तरीके से उसके होठों को चूमने लगता है। अविनाश का एक हाथ आराध्या की पहनी हुई नाइट सूट के अंदर चलने लगता है, जिसे महसूस कर आराध्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन दोनों की नॉर्मल किस कब फ्रेंच किस में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला, और आराध्या के किस बैक करने से अविनाश ने अपनी किस की स्पीड को और बढ़ा दिया, जिसे महसूस कर आराध्या भी अपने होठों को तेजी से चलाने लगती है, मगर वो अविनाश की किस स्पीड को मैच ही नहीं कर पा रही थी। तकरीबन 20 मिनट बाद अविनाश आराध्या को छोड़ता है। उसके छोड़ते ही आराध्या लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे होता। अविनाश अपनी मदहोश भरी नजरों से उसके सीने को देख रहा था। आराध्या जैसे ही अपने सीने पर अविनाश की नजरें महसूस करती है, वो अपने सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर अविनाश से कहती है, बेशर्म कहीं के। अविनाश ये सुनकर एक तिरछी स्माइल करता है और फिर आराध्या के थोड़ा और करीब जाकर उसके कान में कहता है, मेरा ही है क्यूटी, कब तक मुझसे इन्हें छुपा कर रखोगी, कभी ना कभी तो मुझे इन्हें टेस्ट करना ही है, उस दिन अपनी सारी बेशर्मी तुम्हें दिखा दूंगा। कहते हुए आराध्या के कान पर बाइट कर लेता है और फिर उससे अलग होकर उसकी तरफ देखकर अपनी एक आई विंक कर देता है। आराध्या ये देखकर गुस्से में अपना छोटा सा मुंह फूला लेती है। उसके गाल इस वक्त हल्के हल्के लाल हो चुके थे, अब गुस्से से लाल थे या शर्म से वो तो वही जाने। अविनाश उसके फूले हुए गालों को देखकर उसके दोनों गालों पर किस कर देता है और फिर आराध्या को अपनी बाहों में भरकर कहता है, सो जाओ क्यूटी अब, वरना मैं इसके आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। आराध्या ये सुनकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अविनाश की चोट को ध्यान में रखकर उसके सीने पर आराम से अपना सिर रख लेती है और अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। थोड़ी ही देर बाद दोनों के दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। एकांश और जीवन भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद रूम में सोने चले जाते हैं। जीवन और विशाल आज सिंघानिया मेंशन में ही रुक गए थे। एकांश अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर आता है और अवनी के पास बेड पर लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। दूसरी तरफ जीवन की आंखों में कोई नींद नहीं थी, वो अभी बालकनी में खड़ा हुआ सिगरेट के कश लेते हुए कुछ सोचा रहा था। जीवन बालकनी में खड़े खड़े ही सिगरेट का पूरा एक पैकेट फिनिश कर देता है। उसके बाद वो अपने रूम में आकर बेड पर अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ जाती है। इधर विशाल जिस रूम में रुका हुआ था वहां का माहौल कुछ अलग ही था। विशाल इस वक्त बेड पर लेटा हुआ था और विनी उसके पेट पर बैठी हुई थी। उसने विशाल की गर्दन पर इस वक्त चाकू रख रखा था, लेकिन विशाल के चेहरे पर डर बिल्कुल भी नहीं था। वो एकटक अपने ऊपर बैठी विनी को देख रहा था और फिर उससे कहता है, विनी मैं सच कह रहा हूं, मुझे भी नहीं पता कि अविनाश पर किसने हमला किया है। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? विनी विशाल को चाकू दिखाते हुए, मिस्टर हैंडसम तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है जो तुम ये बात कहोगे और मैं मान लूंगी? अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर तुम अविनाश भाई के रूम में अब तक क्या कर रहे थे? इनफैक्ट तुम ही नहीं, एकांश भाई, जीवन, जीजू और आराध्या भी वहीं पर थे। मैंने सबको रूम से बाहर निकलते हुए देखा था। चलो आराध्या को तो मान लेते हैं कि उसे अविनाश भाई की फिक्र हो रही थी इसलिए वो उनके पास रुक गई, मगर तुम वहां इतनी देर से क्या कर रहे थे? अगर तुम इतनी देर से वहां थे तो अब तक तो एकांश भाई ने अविनाश भाई के ऊपर हमला करने वाले को पकड़ लिया होगा, तो तुमने भी तो उसे देखा ही होगा ना। विशाल मन में, अब इसे क्या ही बताऊं कि अवनी और जिया भाभी के पीछे दो आशिक पड़े हुए हैं जिनमें से एक ने ही अविनाश पर हमला किया है। अगर इसे बता दिया तो ये तो अपनी इस लंबी जुबान से अवनी और जिया भाभी को सब बता देगी। नहीं, मैं इसे नहीं बता सकता, वरना जीवन और एकांश मुझे नहीं छोड़ेंगे। विनी विशाल के सामने अपना हाथ हिलाकर, ओ मिस्टर हैंडसम कहाँ खो गए? मुझे जल्द से जल्द बताओ, क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ तो है जो आप सब बॉयज हम गर्ल्स से छुपा रहे हैं, जल्दी बताओ मुझे क्या बात है वो। कहते हुए विनी विशाल को चाकू दुखाने लगती है। विशाल होश में आकर विनी का ध्यान भटकाने के लिए कहता है, विनी क्या तुम अपने होने वाले पति को शादी से पहले ही विधवा कर दोगी? विनी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये चाकू तुम्हें डराने के लिए लाई थी ताकि तुम मुझे सच बता दो। विशाल बेचारा सा फेस बनाकर, मैंने तो तुम्हें सच ही बताया, मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है तो तुम ये चाकू मुझे मार सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अगर तुम मुझे चाकू मारोगी तो आराम से करना, ठीक है? माना कि मोहब्बत में दर्द होता है, लेकिन प्लीज तुम मुझे थोड़ा ही दर्द देना, ज्यादा नहीं, ठीक है? विशाल ये कहकर विनी के उस हाथ को जिसमें चाकू था उसे पकड़कर अपनी गर्दन पर रख लेता है। विनी ये देखकर जल्दी से अपना हाथ विशाल के हाथ से छुड़वाती है और चाकू को साइड टेबल पर रखकर कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हो मिस्टर हैंडसम? तुम, मैंने कहा ना, मैं बस वो चाकू तुम्हें डराने के लिए लेकर आई थी और अब मैं तुम्हारी बात पर विश्वास भी करती हूँ कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे हो।
विशाल ये सुनकर एक राहत की सांस लेता है और फिर विनी को अपने ऊपर थोड़ा लेटाकर कहता है, सच में विनी बेबी, अब तुम मुझसे पूछोगी तो नहीं ना अविनाश के हमले के बारे में? विनी अपना चेहरा विशाल के सीने पर रखकर उसे देखती हुई कहती है, नहीं पूछूंगी। विशाल, वैसे एक बात कहूं, आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी, सच में मार ही डाला तुमने मुझे आज के लुक में। विनी ये सुनकर शर्माते हुए अपनी आंखें नीचे कर लेती है। विशाल ये देखकर विनी से, विनी बेबी चलो ना एक किस करते हैं। विनी जैसे ही ये सुनती है अपनी नजरें उठाकर विशाल को देखने लगती है और फिर कहती है, ऐसे कोई पूछता है क्या? विशाल ये सुनकर मायूस सा होकर कहता है, सॉरी। विनी ये देखकर थोड़ा सा ऊपर उठती है और विशाल के होठ के पास जाकर अपने होठ लाकर कहती है, ऐसे पूछते नहीं है, डायरेक्ट किस कर लेते हैं। कहते हुए विनी विशाल के होठ पर अपने होठ रख देती है और उसे किस करने लग जाती है। विशाल पहले तो ये देखकर शॉक हो जाता है, फिर विनी की किस का रिस्पॉन्स करने लग जाता है। वो विनी के मुंह में अपनी जीभ डालकर उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लग जाता है और फिर उसके होठों को किसी कैंडी की तरह चबाने लगता है। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही किस करते रही, कभी अलग होकर लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करते और फिर दोबारा एक दूसरे के होठों पर टूट पड़ते। किस करते करते ही वो दोनों सो जाते हैं। एपिसोड 54 सुबह के 7 बज चुके थे मगर अभी भी कोई नहीं जागा था। रात लेट सोने की वजह से सभी घोड़े गधे बेचकर सो रहे थे। अविनाश के रूम में आराध्या इस वक्त बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। वो अविनाश से पूरी तरह चिपकी हुई थी। उसकी एक टांग अविनाश की टांगों पर थी और दूसरी बेड के दूसरी साइड फैली हुई थी। वहीं उसका एक हाथ अविनाश के बालों में था और दूसरा अविनाश के सीने पर था। अविनाश भी आराध्या की कमर को पकड़े हुए दो रहा था। तभी उसे अपने सीने पर कुछ हलचल से महसूस होती है। ये महसूस कर वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है तो पाता है कि उसकी क्यूटी नींद में उसके एब्स को अपने मुंह में लेकर चूस रही है और अपनी जीभ से लीक भी कर रही है। ये देखकर अविनाश नामे अपना सिर हिला देता है। आराध्या नींद में आइसक्रीम खाने का सपना देख रही थी। उसे लगा वो सच में आइसक्रीम खा रही है मगर वो तो अविनाश की एब्स थी जिसे वो आइसक्रीम समझकर अपनी जीभ से लीक कर रही है। अविनाश थोड़ी देर तो आराध्या को ऐसे ही देखता रहता है मगर आराध्या के ये करने से उसकी बॉडी में गर्मी पैदा होने लगी थी। ये महसूस कर अविनाश जल्दी से आराध्या को खुद से दूर करता है और कहता है, क्यूटी उठो, अब क्या मुझे नींद में ही कच्चा खाने का इरादा है? आराध्या अपनी नींद भरी आंखें खोलकर रोनी सूरत बनकर अविनाश से कहती है, अभी मेरी आइसक्रीम कहाँ गई? इस वक्त आराध्या बहुत ही क्यूट लग रही थी। वो अभी नींद से जागी थी जिसके कारण उसका चेहरा थोड़ा ग्लो करने लगा था। अविनाश को आराध्या पर इस वक्त बहुत ही प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो आगे बढ़कर आराध्या को किस कर ले मगर खुद को कंट्रोल करते हुए अविनाश कहता है, क्यूटी तुम सपने में आइसक्रीम खा रही थी, हकीकत में नहीं, और नींद में तुम मेरी एब्स को आइसक्रीम समझकर खा रही थी। आराध्या जैसे ही ये सुनती है अपनी पूरी आंखें खोलकर अविनाश को देखती है और कहती है, ओ तो मेरे मुंह में आपकी एब्स का टेस्ट आ रहा है। जो भी कहो, आपकी एब्स का टेस्ट तो बिल्कुल आइसक्रीम जैसा है, क्या मैं इन्हें खा सकती हूँ? अविनाश ये सुनकर मन में, पागल लड़की, मेरी एब्स इसे आइसक्रीम लगती है जो खा जाएगी, खाने तो दूं मगर उसके बाद मेरी जो हालत बिगड़ेगी उसका क्या मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और फिर इसके साथ वो सब कर जाऊंगा। नहीं नहीं, अभी ये बच्ची है, अभी से इसके साथ वो सब नहीं कर सकता, ये तो मुझे हैंडल ही नहीं कर पाएगी, कहीं ये ज्यादा हट न हो जाए। नहीं। तभी आराध्या अविनाश से, अभी कहाँ खो गए? अविनाश होश में आकर, कहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि आज जब तुम्हें कॉलेज से पिक करने जाऊंगा ना तो तुम्हें आते वक्त कौन सी आइसक्रीम की शॉप पर लेकर चलूं? आराध्या खुश होते हुए, सच्ची अविनाश? हाँ मेरी क्यूटी, सच्ची। आराध्या कुछ सोचकर सेड फेस बनाकर कहती है, लेकिन अभी अभी हम कुछ दिन कॉलेज कहाँ जाएंगे? अभी तो जियादी और जीवन जीजू की वेडिंग की तैयारी शुरू होने वाली है और साथ में उनकी रस्में भी, तो अभी हमारी कुछ दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टी। कहते हुए आराध्या के चेहरे पर अब मुस्कान आ जाती है। अविनाश उसे देखकर, क्यूटी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, फंक्शन सारे शाम को प्लान किए हैं, दिन में नहीं है और कॉलेज दिन में जाना है, इसीलिए जल्दी उठा और जाकर तैयार हो जाओ। ये सुनकर आराध्या के फेस पर जो स्माइल थी वो चली जाती है और वो मुंह बनाते हुए बेड से उठकर अविनाश के रूम से भाग जाती है और जिस रूम में वो रुकी थी वहां जाकर फ्रेश होने चली जाती है। अविनाश उसे जाता देख नामे अपना सिर हिला देता है और फिर अपने फोन को उठाकर चेक करने लग जाता है। अविनाश देखता है कि अब तक उसके फोन में कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया था। ये देखकर वो खुद से, कहीं इसे डिवाइस के बारे में पता तो नहीं चल गया ना, या फिर ये भी हो सकता है ये अभी तक किसी और दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आया ही ना हो। कहते हुए अविनाश फोन को साइड में रख देता है और जल्दी से वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। विशाल के रूम में विनी एक वक्त विशाल के ऊपर सोई हुई थी। उन दोनों के होठ अभी भी एक दूसरे से मिले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किस करते करते ही सो गए थे। तभी विशाल विनी के साथ करवट बदलता है जिससे विनी की आंख खुल जाती है। विनी इस वक्त नींद में थी, उसे याद ही नहीं रहा कि वो विशाल के रूम में आई थी। उसे लगा उसके रूम में कोई अनजान घुस चुका था। ये देखकर वो जल्दी से विशाल को बेड से धक्का देती है जिससे विशाल जमीन पर जाकर गिरता है और इससे उसकी आंख खुल जाती है। विनी अपनी नींद से भरी आंखों को विशाल की ओर देखकर कहती है, यू चोर, कहीं की शर्म नहीं आती? ऐसे किसी अनजान लड़की से चिपक कर सोते हुए अगर चोरी करने आए थे तो चुराकर चले जाना चाहिए था ना, ऐसे मेरे जी रूम में मेरे बेड पर कैसे सो गए? तुम बड़े ही अलसी चोर हो यार। विशाल ये सुनकर थोड़े गुस्से से विनी को घूरने लगता है और फिर खड़ा होकर विनी को गोद में उठा लेता है और झट से वॉशरूम में ले जाकर शॉवर को ऑन करके उसके नीचे खड़ा कर देता है।
ठंडा पानी पड़ते ही विनी की आंखें झट से खुलती है और वो अपने सामने विशाल को देखकर कहती है, मिस्टर हैंडसम, ये तो तुम हो। विशाल जी मैम, ये मैं ही हूँ, आपका मिस्टर हैंडसम, जिसे अभी अभी तुमने बेड से गिरा दिया और मेरी नींद खराब कर दी। अरे तुम्हें मैं कहीं से चोर नजर आता हूँ क्या? एक बार अपनी आंखें तो पूरी खोलकर देख लेती कि तुम्हारे बगल में सो कौन रहा है। विनी ये सुनकर अपनी गर्दन नीचे कर लेती है और बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, आई एम सॉरी। विशाल ये सुनकर विनी की कमर को पकड़ता है और कहता है, कोई बात नहीं बेबी, आगे से ध्यान रखना, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसे सोया है तो वो मैं ही हूँ। फिर विशाल एक तिरछी स्माइल के साथ, वैसे साथ में अब शॉवर तो ले ही लिया है क्या, अब एक साथ कपड़े भी चेंज कर ले, कहते हुए विनी के आगे अपनी एक आई विंक टंग आउट कर देता है। विनी ये देखकर विशाल को खुद से अलग करती है और कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने अभी ठीक से शॉवर कहाँ लिया है, अभी तो बॉडी वॉश भी नहीं लगाया था, और ऐसे कपड़ों में कौन नहाता है, मैं अपने रूम में नहाने जा रही हूँ, आप कर लीजिए चेंज अपने कपड़े, कहते हुए अपने बाल झटकती है और वॉशरूम से निकलकर अपने रूम की ओर चली जाती है। विशाल शॉवर के नीचे खड़ा होकर अपने गीले कपड़े निकालने लगता है और खुद से कहता है, शादी से पहले ऐसी हालत है, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा, फिर तो लगता है मुझे रूम से ही धक्के मारकर निकालेगी, पर कोई बात नहीं, विशाल मोहब्बत में ऐसे छोटे छोटे दर्द भी सह ही लेंगे। जिया के रूम में जिया इस वक्त बेड पर सो रही थी। इस वक्त वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसके साइड सोफे पर बैठकर जीवन एक टक उसे निहार रहा था। जीवन कब से ही उसे देखे जा रहा था। वो उसे देखकर मन में कहता है, बाबी डॉल कब तक अकेले ये सब सहती रहोगी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आज ही तुमसे तुम्हारी किडनैपिंग के बारे में पूछूंगा। मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ उन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ था जो तुम कल रात पैनिक करने लगी। मैं तुम्हें इतनी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। शादी से पहले ही मैं इस त्रिशूल और वेदांत नाम की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दूंगा। वो दोनों कभी भी मेरी बेटू और तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकते। मैं कभी भी तुम दोनों को मुसीबत में फंसने नहीं दूंगा, लेकिन तब तक जब तक तुम दोनों खुद नहीं चाहोगी। अगर तुम दोनों ऐसे ही सच छुपाते रहे तो उन दोनों के लिए तुम्हारा और बेटू को डराने का मकसद पूरा हो जाएगा। कहते हुए वो जिया के बालों को संभालने लगता है, जिससे सोते हुए ही जिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अवनी और एकांश के रूम में इस वक्त एकांश भी अवनी के सोते हुए चेहरे को देख रहा था। उसे देखकर उसे खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो वो आगे बढ़कर अवनी के होठों पर टूट पड़ा और उसे किस करने लगा। ये होते ही अवनी की नींद टूट गई और वो अपनी नींद भरी आंखों से एकांश के चेहरे को देखने लगी, जो आंखें बंद करके उसे किस कर रहा था। अवनी ये देखकर एकांश के कंधे पर अपने हाथ चलने लगती है, जिससे एकांश चीर सा जाता है और वो अवनी के होठों को छोड़कर उसके चेहरे को देखकर बोलता है, क्या है चांद, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, इतने अच्छे से तो किस कर रहा था ना मैं तुम्हें। अवनी सोते हुए मेरा फायदा उठा रहे थे मिस्टर डेविल आप। एकांश अवनी के होठ पर लाइट किस करते हुए, चांद तुम पूरी की पूरी मेरी हो सोते हुए, क्या मैं तुम्हारा बेहोशी में भी फायदा उठा सकता हूँ। अवनी मिस्टर डेविल आप एक नंबर के हवसी बन चुके हैं। एकांश हाँ सही कहा, और मुझे हवसी बनाने वाली भी तुम ही हो, अब तो तुम्हारी तलब रहती है मुझे। अवनी दूर हटिए, मुझे कॉलेज जाने के लिए तैयार होना है। एकांश चांद अभी 7 बजे है और तुम्हें 10 बजे तक कॉलेज पहुंचना है, तब तक तो हम 3 राउंड आराम से कर सकते हैं। अवनी 3 राउंड में मैं चलने लायक नहीं रहूंगी मिस्टर डेविल। एकांश कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गोद में उठाकर कॉलेज लेकर चला जाऊंगा, और मैंने सुना है मॉर्निंग इंटीमेसी के दिमाग और शरीर काफी फ्रेश रहता है, तो चलो एक बार मॉर्निंग इंटीमेसी ट्राई करके देखते हैं। अवनी नहीं मिस्टर डेविल, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं करना अपना दिमाग और शरीर फ्रेश, आप अपना ही कर लो। एकांश चांद तुम्हारे बिना मेरा दिमाग और शरीर कैसे फ्रेश हो सकता है, और अभी तो हम सिर्फ टेबल बेड और बाथटब इंटीमेट हुए हैं, अभी तो हमारे पास बहुत सारी जगह बची हुई है इंटीमेट होने के लिए, चलो वो सब ट्राई करते हैं। अगर तुम रूम में नहीं करना चाहती तो क्या हम कार में चले, बाहर जाकर कार में रोमांस करते हैं। अवनी मुंह बनाते हुए, 1 नंबर के ठरकी हो गए हैं आप। एकांश पप्पी फेस बनाकर, चांद मुझे सच में तुम्हारे साथ रोमांस करने का मन कर रहा है, प्लीज एक बार मॉर्निंग रोमांस करके देखते हैं ना, तुम्हारा भी मूड बन ही जाएगा। अवनी उसके चेहरे को देखकर पिघल जाती है और कहती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 राउंड, इससे ज्यादा मैं आपको झेल नहीं सकती, और फिर मुझे कॉलेज भी जाना है, इसीलिए जल्दी कीजिए। एकांश जैसे ही ये सुनता है उसके फेस पर शातिर मुस्कान आ जाती है और वो अपने मन में कहता है, तुम थोड़ी देर रुको तो चांद अपने आप कहोगी, मिस्टर डेविल डू मोर एंड फास्ट। कहते हुए एकांश अवनी के होठों पर एक बार फिर टूट पड़ता है और अवनी भी एकांश का साथ देने लगती है। एकांश कभी अवनी के अपर लिप्स को किस करता तो कभी लोअर लिप को किस करता, वो अपनी जीभ को अवनी के मुंह में ले जाकर उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लग जाता है। तकरीबन 10 मिनट बंद एकांश अवनी से अलग होता है और उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस और बाइट करने लगता है। अवनी गहरी गहरी सांसें लेकर मौन कर रही थी। एकांश अवनी की गर्दन पर किस करते करते ही उसकी पहनी नाइटी को एक हाथ से फाड़कर अलग कर देता है। अब अवनी उसकी सामने एकदम न्यूड थी। अब बेचारी अवनी में तो रात में कंफर्ट के लिए नाइटी पहनी थी, उसे क्या पता था कि उसका ये हवस से भरा पति उसकी फेवरेट नाइटी को फाड़कर फेंक देगा। टीयर्स ऑफ जॉय। एकांश अब अवनी के सीने पर किस करने लगता है और उसकी एक ब्रेस्ट को अपने मुंह में भरकर सक करने लगता है और दूसरी को अपने हाथ से जोर से दबाने और सहलाने लगता है, जिससे अवनी के मुंह से हसीन सिसकियां निकल रही थी। अवनी भी अब मदहोश होकर एकांश के बालों में अपने हाथ चलाने लगती है और उसके सिर को अपने सीने की ओर प्रेस करने लगती है।
एकांश अवनी के सीने को चूमने और काटने के बाद उसके पेट पर किसेस करने लगता है और उसके पेट पर किस करते हुए ही अपने एक हाथ से उसका प्राइवेट पार्ट सहलाने लगता है, जिससे अवनी की कमर थोड़ी ऊपर उठ जाती है। ये महसूस कर अवनी के तन बदन में और आग लगने लगती है। उसे अपने शरीर में बढ़ती हुई गर्मी महसूस होने लगी थी। वो अपनी मदहोश भरी आवाज में एकांश से कहती है, आह मिस्टर डेविल, आह, अब और कितना तर पाएंगे। एकांश अवनी के सॉफ्ट पार्ट पर अपने होंठ रख देता है और वहां अपनी जीभ से सक करते हुए कहता है, बस थोड़ी देर और चांद, और फिर अवनी के सॉफ्ट पार्ट को बहुत तेजी से चूमने लगता है, जिससे अवनी के अरमान बढ़ने लगे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद एकांश अवनी से अलग होता है और अपने कपड़े निकालकर साइड में फेंक देता है और फिर खुद के प्राइवेट पार्ट को अवनी के प्राइवेट पार्ट में एडजस्ट करता है और एक झटके में उसके अंदर समा जाता है, जिससे अवनी की आह निकल जाती है और वो एकांश के गले लग जाती है। एकांश अपनी स्पीड को कुछ देर स्लो रखता है, ये सोचकर कहीं अवनी को ज्यादा दर्द न हो जाए, और इसीलिए भी कि अवनी खुद उसे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कहे। अवनी उसकी स्पीड को देखकर कहती है, आह मिस्टर डेविल, आह डू, आह फास्ट ना। एकांश ये सुनकर एक तिरछी स्माइल करता है और अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे अवनी और उसे दोनों को ही बहुत प्लेजर फील होता है। एकांश अपनी स्पीड बढ़ाते हुए ही अवनी के होठों को अपने होठों में भर लेता है और उसे किस करने लग जाता है और अपने दोनों हाथ से अवनी की कमर को पकड़कर हिलाने लगता है। तकरीबन 25 मिनट बाद एकांश अवनी के शरीर से बाहर आता है और उसकी पोजीशन चेंज कर एक बार फिर उसमें एंटर कर जाता है। अवनी बस अपने मुंह से मदहोश भरी सिसकियां निकाले कर रही थी, आह उमम, जिसे सुनकर एकांश भी अपनी स्पीड बढ़ाए जा रहा था। तकरीबन 9:20 पर एकांश ने अवनी को छोड़ा और फिर वो उसे लेकर वॉशरूम में चला जाता है और 2 राउंड वहां करता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। इस वक्त एकांश के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल थी। उसने एक व्हाइट टॉवल को अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेट रखा था और अवनी, जिसने उसे गोद में उठा रखा था, उसने इस वक्त एक बाथरोब पहन रखा था और उसके चेहरे पर हल्का हल्का गुस्सा था। उसकी छोटी सी नाक इस वक्त गुस्से से फूली हुई थी। एपिसोड 55। एकांश अवनी को लाकर मिरर के सामने वाली चेयर पर बिठा देता है और फिर ड्राई से उसके गीले बालों को सुखाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों कपड़े पहनकर एकदम तैयार होकर नीचे चले जाते हैं। जब वो दोनों नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ये देखकर वो भी चेयर पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी जीवन, एंगेजमेंट तो हो गई, अब बाकी की रस्में कब से स्टार्ट करनी है। एकांश, क्यों तुझे बड़ी जल्दी है रस्में करने की। जीवन, हाँ है मुझे जल्दी। एकांश जीवन को चिढ़ाने के लिए बोलता है, 1 हफ्ते बाद सारी रस्में शुरू कर देंगे। जीवन एक तिरछी स्माइल के साथ, ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा ही है बेटू, मेरी सारी रस्में होने तक मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। एकांश जैसे ही ये सुनता है वो झट से कहता है, नहीं, परसों से रस्में शुरू कर देंगे, 1 हफ्ता तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही ये कहता है सभी उसे घूरने लगते हैं। जीवन उसे देखकर एक डेविल स्माइल करता है और मन में कहता है, जीजा मेरा बड़ा मतलबी है। कहते हुए वो अपना खाना खाने लगता है। इधर जिया खा काम रही थी और कल रात के बारे में सोच रही थी जब उसने उस बॉक्स को खोलकर देखा था तो, लेकिन सुबह उसे वो बॉक्स अपने कमरे में दिखाई ही नहीं दिया। वो जीवन से पूछना चाहती थी मगर डर की वजह से पूछ नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर में सभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। एकांश और अविनाश उन चारों को छोड़ने के लिए कॉलेज चले जाते हैं और विशाल और अविनाश सिंघानिया इंडस्ट्री चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों उन सभी को कॉलेज छोड़कर सिंघानिया इंडस्ट्री की तरफ चले जाते हैं और ऑफिस पहुंचकर एकांश और जीवन जैसे ही केबिन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अविनाश और विशाल सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ कर रहे थे। अविनाश उन्हें देखकर चुप रहने का इशारा करता है और सोफे की तरफ बैठने का भी इशारा करता है। ये देखकर दोनों जाकर सोफे पर आराम से बैठ जाते हैं और फिर लैपटॉप की तरफ देखते हैं जिसमें साउंड ऑडियो चल रहा था। त्रिशूल वेदांत से मिलने गया था जिससे उसकी वॉच में लगा डिवाइस एक्टिवेट हो गया था और अब विशाल उसकी लोकेशन सर्च कर रहा था, साथ ही साथ उन दोनों की बातें भी सुन रहे थे। त्रिशूल भाई, मैं सिर्फ आपके कहने से कल रुक गया, वरना मैं कल ही अपनी ब्यूटी को अपने साथ ले आता। आपको पता भी है मैं बस उसके लिए उसकी एंगेजमेंट का गिफ्ट देकर आया हूं। आई होप उस बॉक्स के अंदर गिफ्ट देखकर उसे मेरी याद आ ही गई होगी। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मुझे वो अपने सामने चाहिए ताकि मैं उसे पहले की तरह रोते हुए देख सकूं। कितनी अच्छी लगती है वो रोते हुए, और जब वो गिड़गिड़ाती है तब तो और भी अच्छी लगती है। सच ए ब्यूटी शी इज। कहते हुए डेविल हंसने लगता है जिसे सुनकर जीवन और एकांश की मुठिया कस जाती है। वेदांत एक डेविल स्माइल के साथ, मैंने सुना कल एकांश सिंघानिया ने मेरे नन्हे से फूल को प्रपोज किया, हा 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 हा, कहते हुए हंसने लगता है। अब तो उन्हें लाना ही होगा, बहुत आज़ादी दे दी उन दोनों को। अब उन्हें अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा और उन्हें सजा देने पड़ेगी। कैसे वो किसी दूसरे मर्दों के पास जा सकती है। एक काम करो, जैसे ही उनके कॉलेज का टाइम ओवर होता है बाहर आते ही उन्हें उठवा लो और ध्यान रहे अपने आदमियों को कहना कि उन्हें हट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो काम तो हम करेंगे ना। कहते हुए एक क्रिपी स्माइल करने लग जाता है। त्रिशूल ये सुनकर खुश हो जाता है और जल्दी ही अपना फोन निकालकर अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देता है अवनी और जिया को किडनैप करने की। उसके बाद वो फोन कट करके अपने भाई के साथ मिलकर ड्रिंक करने लगता है।
तभी अविनाश उस डिवाइस को बैठा बैठा बंद कर देता है, जिससे उन्हें आवाज आनी बंद हो जाती है। ये देखकर जीवन अविनाश डिवाइस क्यों बंद किया अभी और सुनते ना उनकी बातें, क्या पता वो बातों बातों में अपने पास्ट का कोई राज ही खोल देते। अविनाश नहीं जीवन, अगर इससे ज्यादा हम डिवाइस को ऑन करते तो उन्हें इस बात का पता चल जाता। आधे घंटे बाद डिवाइस से एक साउंड आना शुरू हो जाती है। अगर वो आधे घंटे तक लगातार ऑन रहे तो मुझे ये बंद करना पड़ा। जीवन ये सुनकर हाँ में गर्दन हिला देता है। वही विशाल, कोई बात नहीं, लोकेशन तो हमें इन दोनों की मिल ही चुकी है। एकांश और जीवन जैसे ही ये सुनते हैं एक साथ बोलते हैं, कहाँ है वो दोनों? विशाल, मुंबई शहर के बाहर एक घर है, वही ये दोनों है। एकांश, अविनाश, पहले तुम जिया और अवनी की सिक्योरिटी बढ़ा दो और ध्यान रहे कि विनी और आराध्या भी सेफ रहे। तुम दोनों कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ कॉलेज के बाहर रहोगे और जैसे ही वेदांत के आदमी उन्हें किडनैप करने आएंगे तुम दोनों उससे पहले ही उनके आदमियों को किडनैप करके हेल मैंशन ले जाना। तब तक मैं और जीवन इनके दर्शन करके आते हैं। अविनाश, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। एकांश, रहने दे, कल रात तो उसके हाथों चाकू लगवाया है, अब हमारे साथ जाकर क्या सीधा गोली लगवाने का इरादा है? अविनाश मुंह बनाते हुए, नहीं यार, कल तो मुझे कुछ समझने का मौका नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं सका, लेकिन आज तो मैं उस त्रिशूल की हड्डियां तोड़ दूंगा। जीवन, पहले अपनी हड्डी जोड़ ले, कल चाकू लगा था, उसका घाव अभी भी भरा नहीं है और राजा साहब को दूसरे की हड्डी तोड़नी है। ये सुनकर विशाल की हंसी निकल जाती है। अविनाश उसे एक नजर घूर कर देखता है और फिर उन दोनों को देखकर बोलता है, ठीक है, तुम दोनों जल्दी जाओ और कुछ गार्ड्स को भी ले जाना, कहीं ऐसा ना हो करने उन दोनों के दर्शन जाओ और उससे पहले ही उसके गार्ड्स तुम्हें अपने दर्शन करवा दे। एकांश और जीवन ये सुनकर सोफे से खड़े हो जाते हैं और एकांश बोलता है, टेंशन मत लो, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, कहते हुए अपने बुक शेल्फ के पास जाकर एक बटन प्रेस करता है, जिससे बुक शेल्फ पीछे की ओर चला जाता है और अब वहां पर हर एक तरह की गन रखी हुई थी। एकांश वहां से 2 गन उठा लेता है और एक जीवन की ओर उछाल देता है, जिसे जीवन जल्दी से कैच में लेता है और एकांश फिर से बटन प्रेस करता है, जिससे बुक शेल्फ वापस अपनी जगह पर आ जाता है। जीवन ये देखकर एकांश से, हे भगवान, मेरे बहन, कहीं एक देशद्रोही के पल्ले तो नहीं बंध गई? तुमने यहाँ इतने सारे हथियार क्यों रख रखे हैं? कहीं तुम इन्हें सप्लाई तो नहीं करते ना, वो भी गैर कानूनी? एकांश, ये सब तो तुझे मारने के लिए थे, लेकिन इन सबको खरीदने का बाद चला कि तू मेरा इकलौता साला है। मेरा तो आधा पैसा पानी में डूब गया। जीवन, अगर मैं बेटू का भाई नहीं होता तो एकांश, तो अब तक तुम ऊपर होते, वहां से मुझे देख रहे होते। जीवन ये सुनकर उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। एकांश, ये देखकर घूरो मत, मैं तो मजाक कर रहा था, ये सब तो मेरे सेफ्टी के लिए रखता हूं मैं, ताकि अगर कोई ऑफिस में मुझ पर हमला कर सके तो उनसे लड़ सकूं। कोई गैर कानूनी काम नहीं करता और ना ही कोई देशद्रोही हूं। जीवन बत्ती से दिखाते हुए, मैं भी मजाक ही कर रहा था। विशाल, अब तुम दोनों अपना ये मजाक करना बंद करो और जल्दी से यहां से निकलो, कहीं तुम दोनों मजाक करते रह जाओ और वो दोनों उस घर से निकल जाए। ये सुनकर दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी एकांश रुककर पीछे मुड़ता है और अविनाश की तरफ देखकर कहता है, मेरे प्यारे दोस्त, टेंशन मत लो, त्रिशूल को जान से नहीं मारूंगा, उन दोनों को भी हेल मेंशन ही लेकर आएंगे, तू आराम से त्रिशूल के हाथों को तोड़ देना, जिससे उसने आराध्या के साथ डांस किया था। अविनाश ये सुनकर एक तिरछी स्माइल करता है। सच तो यही था कि वो वहां जाकर त्रिशूल के हाथ ही तोड़ना चाहता था। जो हाथ उसकी आराध्या की कमर पर रखे गए थे वो उन्हें बुरी तरह से तोड़ देना चाहता था। जीवन, वो मेरा शिकार है। एकांश, हाँ तो तुम दोनों थोड़ा थोड़ा शिकार कर लेना उसका, कहते हुए बाहर की ओर चला जाता है, उसके साथ ही जीवन भी। और फिर कार में बैठकर फोन में उनकी लोकेशन को ऑन कर देते हैं। जीवन अपने बॉडीगार्ड के हेड को, वंश को, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बोलता है और कुछ को उसके साथ भेजने के लिए कहता है। एकांश जो कार ड्राइव कर रहा था ये देखकर कहता है, मैंने बुलवा लिया है अपने बॉडीगार्ड को, तुम्हें बुलवाने की क्या जरूरत थी, और मेरे बॉडीगार्ड्स जिया और चांद की सेफ्टी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जीवन, हाँ तो वो तुम्हारे बॉडीगार्ड्स हैं, मुझे अपने को भी भेजना था ना, क्या पता कल को ताना मार दो कि मेरी बहन और वाइफ और सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड्स ने बचाया है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। एकांश, ऐसा कुछ नहीं कहूंगा मैं। जीवन, चलो मान लिया ये नहीं कहोगे, लेकिन क्या पता जहां हम जा रहे हैं वहां तुम्हारे बॉडीगार्ड सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करे, मुझे नहीं। एकांश, उन्हें पता है तू सिंघानिया का होने वाला दामाद है, तो ऑफकोर्स वो तुझे भी प्रोटेक्ट करेंगे। जीवन, लेकिन अगर वहां पर तुम्हारे बॉडीगार्ड्स के ज्यादा आदमी हुए तो इसीलिए मैंने अपने गार्ड्स को भी बुला लिया। एकांश ये सुनकर कुछ नहीं कहता, वो कार की स्पीड को बढ़ा लेता है। जीवन, थोड़ी और तेज चला ले कार को, ऐसे तो वो हमारे पहुंचने से पहले ही निकल लेंगे, लगता है तेरा कार रेसिंग में हाथ कम चलने लगा है। एकांश एक डेविल स्माइल के साथ, पहले शादी कर ले बेटा, उसके बाद तेरे साथ एक कार रेसिंग लगाऊंगा, उसके बाद देखते हैं किसके हाथ कम चलने लगे हैं, कहते हुए और तेज गाड़ी चलाने लगता है, जिसे देखकर जीवन के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद विशाल और अविनाश भी कुछ गार्ड्स के साथ कॉलेज की ओर चले जाते हैं। दोपहर के 12 बज चुके थे, उनके कॉलेज के टाइम को ओवर होने में अभी 3 घंटे बाकी थे। विशाल और अविनाश कॉलेज से कुछ दूरी पर ही कार में बैठे हुए थे और गार्ड्स बाहर ही कैजुअल कपड़े पहनकर खड़े थे, ताकि कोई उन्हें पहचान न ले और उन्हें कॉलेज स्टूडेंट्स ही समझे।
इधर एकांश और जीवन मुंबई शहर के बाहर पहुंच चुके थे। इस वक्त वो दोनों घर से थोड़ी दूर कार में बैठे उस घर को देख रहे थे। वो घर बिल्कुल महल की तरह था, बड़ा और आलीशान, और उसके बाहर चारों तरफ लगभग 25 से 26 गार्ड्स खड़े थे। जीवन एकांश से जब बाहर इन दोनों ने इतने गार्ड्स को खड़ा कर रखा है तो सोचो अंदर कितने गार्ड्स को रख रखा होगा सिक्योरिटी के लिए। एकांश सामने देखकर तेरी फट रही है क्या? जीवन बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अकेला ही 100 से लड़ सकता हूँ, भूल गया क्या मैं एक आर्मी ऑफिसर रह चुका हूँ। जीवन जब 23 का था तभी से उसने आर्मी ज्वाइन की थी, उसके बाद उसने वहां पर 3 साल काम किया था, उसके बाद उसने वापस आकर अपना बिजनेस संभाला था, तब तक विशाल ने उसका बिजनेस संभाला था। ये बात जीवन के बहुत ही कम दुश्मन जानते थे, जिनमें से एक एकांश भी था। एकांश, हाँ जनता हूं, तो बस तुझे यहाँ अपनी आर्मी पावर दिखानी है इन सबको। जीवन, अंदर जाने के लिए पहले इनके कैमरा हैक करने की जरूरत है। एकांश, तो चलो करो। कहते हुए एकांश पीछे वाली सीट से लैपटॉप उठाता है और उसके साथ ही कुछ डिवाइस जीवन के हाथ में पकड़ा देता है। जीवन ये देखकर लैपटॉप ऑन करता है और कुछ डिवाइस कनेक्ट करके सारे कैमरा को हैक करने लगता है। तब तक एकांश अपने गार्ड्स को ब्लूटूथ के जरिए ऑर्डर देता है कि घर के बाहर चारों तरफ फैल जाओ और अपनी अपनी पोजीशन ले लो। थोड़ी हो देर में जीवन सारे कैमरा को हैक कर लेता है। ये देखकर उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वो एकांश की तरफ देखकर कहता है चलो अब। ये सुनकर एकांश और जीवन दोनों ही कार से उतरते हैं और अपनी अपनी गन लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब तक एकांश के बॉडीगार्ड्स ने घर के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स को बेहोश कर दिया था। वो दोनों ये देखकर जल्दी से घर के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं, बाहर से दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और इससे पहले वो दोनों कुछ समझ पाते, उन दोनों के ऊपर से एक पिंजरा गिरा जिसमें वो दोनों ही फंस गए। ये देखकर जीवन गुस्से से अभी तो एंट्री भी ठीक से नहीं की थी, सालों ने पहले से ही जाल गिरा दिया। एकांश एकदम चिल होकर खड़ा था। वो जीवन को देखकर कहता है जाल नहीं पिंजरा है। जीवन ये सुनकर उसे देखने लगता है और कहता है देख, मुझे यहाँ से जिंदा वापस जाना है, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, और अगर मैं मर गया तो तेरी बहन शादी से पहले ही विधवा हो जाएगी। एकांश, मेरी बहन बहुत सुंदर है, उसे अच्छा लड़का मिल ही जाएगा कोई दूसरा। जीवन, उस हिसाब से तो मेरी अभान भी बहुत क्यूट और प्यारी है, तेरे जैसे तो उसे 36 मिल जाएंगे। एकांश ये सुनकर उसे घूरने लगता है और कहता है तुम मुझे मेरे जैसा ही कोई एक लाकर मेरे सामने खड़े कर दो। जीवन, एक तो झेला नहीं जाता, दूसरे को ले आओ। अरे कैसे लाऊं, इस पिंजरे को हवा में उड़ाकर लेकर जाऊं क्या? तभी वहां पर 2 लोगों के चलने की आवाज आती है। ये सुनकर वो दोनों जो सीढ़ियों की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि वहां से 2 शख्स चलकर आ रहे हैं। उनमें से एक ने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था, ये और कोई नहीं वेदांत था, और दूसरा और कोई नहीं त्रिशूल था। वो दोनों उनके पास आकर उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाते हैं। वेदांत उन्हें देखकर चो चो चो, बेचारे हमें अपनी कैद में करने आए थे और खुद कैद में हो गए। वैसे तुम दोनों ऐसे लड़ो मत, तुम दोनों के जाने के बाद हम हैं ना तुम्हारे प्यार का ध्यान रखने के लिए। वैसे मेरी अवनी का अच्छे से ख्याल तो रखा ना तुमने? एकांश सिंघानिया। एकांश, उसके मुंह से मेरी अवनी सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो पिंजरे के सलाखों को पकड़कर गुस्से से कहता है साले, मेरी चांद का नाम अपनी जुबान पर लाना भी मत, वरना। इससे पहले एकांश कुछ कह पाता, वेदांत बोला पड़ा वरना क्या? हाँ, वरना भी तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम दोनों में कैद में हो। तुम सबको क्या लगा कि एक डिवाइस लगाने से, हमारी बात सुनने से तुम हमें कैद कर लोगे? टू मच बैड फॉर यू। वैसे हमारा प्लान वही है, बस हमने तुम दोनों की थोड़ी खातिरदारी करने के लिए ये सब इंतजाम किया है, अच्छा तो लगाना। तभी बाहर से एक ब्लास्ट की आवाज आती है, जिसे सुनकर वेदांत और त्रिशूल के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।